इसी सीरीज़ में एक नया टॉपिक लेके आए हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कंप्यूटर नेटवर्क। उसके पहले जो मैंने लास्ट वीडियो में आपसे सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ जानकारी दी थी, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। आपने हो सकता है कमेंट सेक्शन में उनके आंसर्स दिए होंगे। अगर आपने आंसर्स दिए हैं तो अच्छा है, अगर आपने आंसर्स नहीं दिए हैं तब भी आप यहाँ मैं आपको उस क्वेश्चंस के आंसर बता रही हूँ, आप अपने आंसर्स को टैली कर सकते हैं और आपके जो भी डाउट हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। और हमारे साथ लगातार वीडियो में आप जुड़े रहिए और जो भी डाउट है उनको कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था लाइनेक्स एक है ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है CAD का तात्पर्य है, तो CAD का तात्पर्य है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, आंसर इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा सॉफ्टवेयर सब संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है, आंसर है उपरोक्त सभी, मतलब पेज मेकर, वर्ड स्टार एंड MS वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है, आंसर इज इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को कहा जाता है, आंसर इज बग। नेक्स्ट क्वेश्चन असेंबलर का कार्य है, आंसर इज असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिससे कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है, आंसर इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम कहलाता है पैच। नेक्स्ट क्वेश्चन बैकअप कहलाता है मूल स्रोत से अलग डेटा को कॉपी कर सुरक्षित रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अनुदेशों का समूह जो कंप्यूटर को क्या करना है वह बतलाता है और वह कहलाता है प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन उपयोगकर्ता यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है, आंसर इज बूटिंग के दौरान प्रोग्राम की सूची देखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन दो या अधिक प्रोग्राम के एक साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया कहलाती है मल्टी प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन MS वर्ड उदाहरण है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रुप बेयर होता है, तो ग्रुप बेयर एक सॉफ्टवेयर होता है, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी TCS GIF का आशय है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन C भाषा है, तो C एक उच्च स्तरीय भाषा है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है, आंसर इज सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका प्रयोग स्क्रीन पर प्रदर्शित हुए चित्रों के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए किया जाता है, आंसर इज ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा प्रोग्राम सभी स्टेटमेंट्स को एक सिंगल बैच में कन्वर्ट करता है और इंस्ट्रक्शन के रिजल्टिंग कलेक्शन को एक नई फाइल में रखता है, आंसर इज कंपाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर सिस्टम का भाग जिसमें प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन शामिल होते हैं कहलाता है सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अनुदेश आसानी से समझा जा सकता है उसको कहते हैं यूज़र फ्रेंडली। नेक्स्ट वह सॉफ्टवेयर जो उस तरीके को नियंत्रित करता है जिससे कंप्यूटर सिस्टम काम करता है और ऐसे साधन उपलब्ध कराता है जिसके द्वारा प्रयोक्ता कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट कर सकता है कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बूट रूटीन यह टेस्ट करता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दो या अधिक प्रोसेसर द्वारा दो या अधिक प्रोग्रामों का एक साथ प्रोसेसिंग कहलाता है मल्टी प्रोसेसिंग। किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय दर्शन को कहते हैं प्रोग्राम कोड। नेक्स्ट प्रोग्राम के कंपाइलिंग से बनता है एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। इंटरप्रेटर पोस्ट का फुल फॉर्म है, तो पोस्ट का फुल फॉर्म है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लाइनेक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो लाइनेक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसको कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप कंप्यूटर बूट करते हैं तो क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क से रैम में कॉपी हो जाता है। कंपाइलर है, तो कंपाइलर एक प्रोग्राम है जो आपका हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ, तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम्स का सेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो मेमोरी के अनावश्यक फ्रेगमेंट को पहचानता है और डिस्क स्पेस को पुनर्व्यवस्थित करता है ताकि ऑपरेशन इष्टतम ढंग से हो सके कहलाता है डिस्क फ्रेगमेंटेशन। वह भाषा जिसे कंप्यूटर बिना लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम के समझता है कहलाती है मशीनी लैंग्वेज। एक ऐसी सेवा जो संगठनों को अपनी वेबसाइट बनाने की अनुमति देती है, आंसर इज वेब होस्टिंग। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने लास्ट क्लास में देखे थे। आज इसके बाद हम अपना आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है अपना
कंप्यूटर नेटवर्क। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे नेटवर्क की। तो नेटवर्क क्या है, हम नेटवर्क किसे कह सकते हैं, अगर हम जनरल टर्म में भी बात करें, कंप्यूटर को हटा दें, तो नेटवर्क क्या होता है। जैसे बोलते हैं हमारा नेटवर्क बहुत बड़ा है, मतलब हमारा लोगों से कितना कनेक्शन है, तो वो एक हमारा नेटवर्क हो गया कि हम कितने लोगों से जुड़े हुए हैं, तो वो हमारा एक नेटवर्क हो गया। तो इसी तरह से कंप्यूटर नेटवर्क, तो कंप्यूटर्स भी जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, अपना एक नेटवर्क बना लेते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या बोल सकते हैं हम, आपस में जुड़े दो या दो से अधिक ऑटोनोमस कंप्यूटर का समूह जो किसी भी कम्युनिकेशन मीडियम से, मतलब संचार माध्यम से जुड़े हुए होते हैं, वो क्या होते हैं, कंप्यूटर का नेटवर्क होते हैं। और आपस में वो क्या करते हैं, कंप्यूटर में डेटा का, इंफॉर्मेशन का या अदर जो भी आपके तथ्य है, जानकारी है, उन सबको क्या करते हैं, शेयर करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, संसाधनों का आदान प्रदान करते हैं। तो वो सब क्या होते हैं, आपके कंप्यूटर का नेटवर्क होते हैं। ठीक है, तो नेटवर्क छोटे भी, मतलब दो कंप्यूटर को जोड़ने से भी नेटवर्क बन सकता है, और दो या दो से ज़्यादा को, मतलब कई हज़ार कंप्यूटर्स को जोड़ के भी नेटवर्क बन सकता है। ठीक है, इसके बाद सबसे जो इसमें बेसिक बात है कि कोई भी नेटवर्क को अगर आपको बनाना है तो 4 कंपोनेंट्स नेसेसरी होते हैं। 4 कंपोनेंट होते हैं जो नेसेसरी हैं। एक तो आपका क्या होगा, कोई ना कोई सेंडर होगा, प्रेषक, मतलब जो कोई डेटा आपका भेज रहा है। ठीक है, अब जब सेंडर है तो वो किसी ना किसी क्या होगा, कोई ना कोई मीडियम, मतलब कोई ना कोई माध्यम होगा जिस माध्यम से डेटा को भेजा जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, एक रिसीवर होगा जो उसको प्राप्त करेगा। ठीक है, और इन सब को रेगुलेट करने के लिए क्या होंगे, प्रोटोकॉल होंगे। ठीक है, तो ये 4 कंपोनेंट हैं जो आपके कंप्यूटर नेटवर्क के स्थापित करने के लिए नेसेसरी होते हैं। एक तो सेंडर होगा, रिसीवर होगा, वो मीडियम होगा जिस मीडियम से आपका डेटा भेजा जा रहा है, और कुछ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स होंगे जो इसमें आपका क्या करेंगे, उपयोगी होंगे, रेगुलेट करने के लिए उपयोगी होंगे। ठीक है, अब यहाँ हमारी, अब जैसे सेंडर सब समझ रहे हैं, भेजने वाला, रिसीवर उसको प्राप्त करने वाला, मीडियम कोई ना कोई माध्यम, मतलब जैसे पहले आप देखते थे वो तार वाले टेलीफोन चलते थे, केबल वाले चलते थे ना, तो टेलीफोन नेटवर्क हो सकता है। आजकल मोबाइल फ़ोन सेलुलर नेटवर्क हो सकता है, आपका इंटरनेट हो सकता है, माध्यम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आपका एक टर्म आई क्या, प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल क्या होते हैं, प्रोटोकॉल जो होते हैं वो होते हैं सेट ऑफ रूल्स। जैसे मान लीजिए किसी भी स्कूल की ही बात कर लेते हैं, तो स्कूल में कुछ प्रोटोकॉल होते हैं जो हमें फॉलो करने होते थे जब हम स्कूल में थे, कि आपको मान लीजिए सुबह 10:30 बजे पहुंचना है, तो प्रोटोकॉल है कि 10:30 बजे पहुंच के पहले आपको प्रेयर करनी है या टीचर्स को विश करना है। तो कुछ प्रोटोकॉल निश्चित कर दिए जाते थे। उन प्रोटोकॉल से बाहर, जैसे अगर आप न्यूज़ चैनल वगैरह देखते होंगे तो मान लो आपको प्रेसिडेंट दिखाए जा रहे हैं या आपके प्राइम मिनिस्टर, तो उनके साथ जो भी रहते हैं उनके कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, वो प्रोटोकॉल उनको फॉलो करने रहते हैं। कभी कभी बताते हैं ना, प्रोटोकॉल से हटकर उन्होंने ये काम किया। ठीक है, जैसे प्रोटोकॉल में है कि आपको सिर्फ इतनी ही बात करनी है या आपको यहाँ से जाना है, तो उससे हट के अगर कोई काम करते हैं तो इसी तरह से कंप्यूटर में भी कुछ प्रोटोकॉल सेट होते हैं। नहीं तो कैसे डिसाइड होगा कि सेंडर जो भेज रहा है और रिसीवर जो प्राप्त कर रहा है, जिस मीडियम से भेज रहा है, वो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी या कहीं कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं होगा, तो वो सब चीज़ें प्रोटोकॉल ही डिसाइड करेगा। ठीक है, तो प्रोटोकॉल क्या है, आपका सेट ऑफ रूल्स होते हैं। ठीक, या फिर किसी चीज़ का प्रोसीजर भी बोल सकते हैं, सेट ऑफ प्रोसीजर, कि उसमें लिखा रहता है कि ये होगा। ठीक है, जो डेटा ट्रांसफ़र में कम्युनिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, नेटवर्क की जब बात कर रहे हैं, तो वो प्रोटोकॉल हो जाएगा। अब कुछ प्रोटोकॉल्स के मैं एग्जांपल्स आपको यहाँ पर बता देती हूँ। जैसे आपने एक बहुत सुना होगा आईपी। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, इसी तरह से एक होता है टीसीपी आईपी। तो आपका होता है टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक, ये सब आपके
जो भी कम्युनिकेशन के लिए यूज़ हो रहे हैं प्रोटोकॉल्स, वो प्रोटोकॉल्स के नाम मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। HTTP, ठीक, तो ये क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये तो शायद आप लोगों ने देखा भी होगा, जब आप इंटरनेट चलाते हैं तो होता है ना HTTP/:, इस तरह से जब एड्रेस लिखते हैं ऊपर, ठीक है, वेबसाइट का, तो उसमें आता है। तो ये क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है आपका FTP। इन सब के फुल फॉर्म आ जाते हैं एग्ज़ाम में, इसलिए आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। FTP क्या है, FTP जो है वो है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका SMTP, तो ये है आपका सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। ये कुछ प्रोटोकॉल के नाम हैं जो कम्युनिकेशन के लिए, कम्युनिकेशन में डेटा ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और इसमें फैक्ट हम ऐड कर सकते हैं कि पहला नेटवर्क प्रोटोकॉल पहला कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा बनाया गया था। तो पहला कंप्यूटर नेटवर्क जो था वो था आपका ईथरनेट, 1981 में बना था। पहला कंप्यूटर नेटवर्क 1981 में बना था और वो कौन सा था, ईथरनेट था, ठीक है। ये एक फैक्ट इसमें आप याद रख सकते हैं। ये हो गई हमारे जनरल एक नेटवर्क की बात, कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है और उसमें कौन कौन से कंपोनेंट हैं और कुछ प्रोटोकॉल के सेट। ये प्रोटोकॉल इतने नहीं, प्रोटोकॉल बहुत सारे होते हैं। मैंने एक सिंपल आप लोगों को एक एग्जांपल दिया है कि ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो डेटा ट्रांसफ़र के लिए आपके यूज़ होते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ और टर्म मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे एक टर्म आती है नोड। तो नोड क्या है, तो नोड क्या होता है, जो भी नेटवर्क में कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ कंप्यूटर, ये कई सारे कंप्यूटर्स हैं, जो इस तरह से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, आपके नोड है, ठीक। और ये क्या है, सर्वर, ठीक है। ऐसा सिस्टम या ऐसा नेटवर्क जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कुछ ना कुछ इन सबको, तो वो क्या हो जाएगा, सर्वर, ठीक है। और जो आपके कनेक्ट है नेटवर्क में वो क्या हो जाएंगे, आपके नोड हो जाएंगे। तो इस तरह से ये क्या है, एक आपका कंप्यूटर नेटवर्क हो जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ें आगे हम टोपोलॉजी थोड़ा सा देखेंगे। टोपोलॉजी आप लोगों को बता दूंगी कि कौन कौन से टाइप की टोपोलॉजी होती है, मतलब कंप्यूटर को जोड़ने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, तो उसमें आपका और ज़्यादा आ जाएगा। इसी तरह से एक टर्म और आप लोगों ने सुनी होगी, बैंडविड्थ। जब भी कंप्यूटर में या कम्युनिकेशन में हम इंटरनेट में स्पीड की बात करते हैं, नंबर ऑफ़ बिट्स की बात करते हैं, तो बैंडविड्थ की भी यहाँ पर कहीं ना कहीं बात होती है कि बैंडविड्थ क्या है। तो बैंडविड्थ जो है वो किसी भी, अगर जनरल उसमें समझें तो कह सकते हैं एक हाई और एक लो के बीच की सीमा जो होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी बैंडविड्थ हो जाएगी। कि मतलब इतना, इससे कम बिट नहीं भेज सकता और इससे ज़्यादा नहीं भेज सकता, तो बीच की जो है उसकी सीमा वो क्या हो जाएगी, उसकी बैंडविड्थ हो जाएगी। मतलब हायर और लोअर फ्रिक्वेंसी के बीच की सीमा जो होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी बैंडविड्थ हो जाएगी, ठीक है। तो बैंडविड्थ को अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क में बात करें तो डेटा ट्रांसफ़र रेट भी हम बोल सकते हैं, और डेटा ट्रांसफ़र रेट को जो है वो हम बिट पर सेकेंड में मापते हैं, ठीक है। डेटा ट्रांसफ़र की जो रेट है वो काहे में मापेंगे, बिट पर सेकेंड, मतलब बेसिक इकाई बोल रहे हैं। फिर तो आपका मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट सब आता है, लेकिन बिट पर सेकेंड में उसको मापा जाता है, ठीक है। जिसे बिट पर सेकेंड को क्या भी कहते हैं, हम बॉड भी कहते हैं, बॉड, ठीक है। तो बॉड, अगर मान लो आपको बॉड आ गया, तो बॉड क्या है, बॉड जो है वो डेटा ट्रांसफ़र की गति मापने की इकाई होती है, ठीक है। बॉड बिट पर सेकेंड, डेटा ट्रांसफ़र की गति को मापने की इकाई, ठीक है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको नेटवर्क में बेसिक में याद रखना है। इसके बाद है आपका मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। जब हम नेटवर्क की बात कर रहे हैं तो इसमें कम्युनिकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर जब भी नेटवर्क बनेगा तो उनमें
जो भी नोड होंगे, टर्मिनल्स होंगे, उनके बीच में कम्युनिकेशन स्थापित करना ही पड़ेगा, तभी नेटवर्क बन पाएगा। ठीक, तो हम इसके बाद क्या देखेंगे, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन में। तो फर्स्ट जो मेथड है वो होती है आपकी सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड, जैसे नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि सिंपल होगी, मतलब जैसे अभी मैंने बताया ना कि 4 कंपोनेंट होते हैं, एक तो सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा और एक मीडियम होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें सिंगल लाइन होती है। सेंडर जो होगा वो सेंड करेगा और रिसीवर जो होगा वो रिसीव करेगा, इसके अलावा और कोई कम्युनिकेशन इसके बीच में नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका दूसरी मेथड है, वो है आपकी हाफ डुप्लेक्स। ठीक, इसमें भी सेंडर होगा आपका, रिसीवर होगा आपका और मीडियम होगा। लेकिन मीडियम में क्या हो सकता है, मतलब यहाँ सेंडर रिसीवर दोनों होंगे, इस तरह से यहाँ भी सेंडर रिसीवर दोनों हो सकते हैं। कैसे, यहाँ ये सेंड भी कर सकता है और ये रिसीव भी कर सकता है मीडियम में। ठीक है, लेकिन वन टाइम में वन, अगर ये सेंड कर रहा है तब ये सिर्फ रिसीव करेगा, उस टाइम पे क्या है, सेंड नहीं कर पाएगा। ठीक है, और जब ये क्या कर रहा है आपका, रिसीव कर रहा है, तब ये सिर्फ सेंड कर पाएगा, तब रिसीव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इसमें चीज़ें होती हैं। इसमें मतलब ये डबल लाइन इसमें यूज़ हो जाती है। ठीक है, इसके बाद होता है थर्ड आपका आता है फुल डुप्लेक्स। तो फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, इसमें भी सेंडर रिसीवर और सेंडर रिसीवर। इसमें हाफ डुप्लेक्स में क्या हो रहा था, वन टाइम में वन एक्शन हो रहा था, या तो सेंड या तो रिसीव। अब इसमें क्या होगा, इसमें सेम टाइम में ये सेंड भी कर सकता है और ये क्या कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है। ठीक है, सेम टाइम में ये सेंड कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है। ठीक है, जैसे अपन बोल सकते हैं मोबाइल फ़ोन, बताओ मोबाइल फ़ोन इन तीनों में से किस में आएगा। मोबाइल फ़ोन पे जैसे हम दो लोग बात कर रहे हैं तो वो इसमें से किस में आएगा, ये आंसर आप कल की वीडियो में मुझे बताइएगा। ठीक है, तो इन तीनों में से आपका टेलीफोन है, मोबाइल फ़ोन है, वो किस कैटेगरी में आप कम्युनिकेशन में इसको रख सकते हैं। ठीक है, इसमें जहाँ ये 2 लाइन था ये 4 लेन है, क्योंकि इसमें सेम टाइम में सेंड भी कर, जब ये सेंड कर रहा है तो ये रिसीव भी कर सकता है और सेंड भी कर सकता है। ठीक है, इसी तरह से ये सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है सेम टाइम में। तो इस तरह से ये क्या होती है, मेथड ऑफ कुछ कम्युनिकेशन होते हैं जिनका यूज़ कम्युनिकेशन नेटवर्क जब भी बना रहे हैं उसमें इनको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, कुछ चीज़ें और आपने सुनी होंगी, कुछ टर्म बीच बीच में इसलिए बता देती हूँ कि इकट्ठा ना हो आपको। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ब्रॉडबैंड, कि ब्रॉडबैंड की स्पीड है, हमने ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले रखा है, इस तरह से लोग बोलते हैं ना। तो ब्रॉडबैंड क्या है, या नैरो बैंड क्या है, बेस बैंड क्या है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप इसमें देख सकते हैं। तो जब हम ब्रॉडबैंड की बात कर रहे हैं तो ब्रॉडबैंड, जैसे जब ये शब्द ही हम सुन रहे हैं तो कुछ ना कुछ दिमाग में आता है कि कुछ बड़ा। ठीक है, ब्रॉडबैंड से मतलब है कि कुछ बड़ा हो है, तो वही है ब्रॉडबैंड जो हैगा, वो कम्युनिकेशन मीडियम है जिसमें डेटा ट्रांसफ़र के लिए जो बैंडविड्थ होती है वो बड़ी होती है। अभी मैंने बैंडविड्थ बताई आपको, फ्रिक्वेंसी की हाई और लो के बीच की जो सीमा है वो बैंडविड्थ है, तो जिसमें बड़ी बैंडविड्थ का यूज़ किया जाता है। ठीक है, मतलब उसमें जो सिग्नल को ट्रांसफ़र करने का रेट होता है वो ज़्यादा होता है, ज़्यादा सिग्नल्स एक टाइम में ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, तो वो क्या होगा, आपका ब्रॉडबैंड हो जाएगा। इसमें लगभग जो होते हैं 512 किलोबिट पर सेकेंड से ज़्यादा की क्षमता का एक वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, 512 kbps। ठीक है, किलोबिट पर सेकेंड से ज़्यादा का इसमें क्या होता है, ट्रांसमिशन हो सकता है। तो वो जो भी होगा तो वो उसको क्या काय की संज्ञा दे दी जाती है, ब्रॉडबैंड की संज्ञा दे दी जाती है। ठीक है, इसमें जो डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड होती है वो बहुत फास्ट होती है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें हैं जो आप इसमें याद रख सकते हैं। नेक्स्ट होता है आपका
नैरो बैंड या इसी को बेस बैंड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका अपोजिट होता है कि जिसमें आपका बैंड विड्थ जो होती है कम होती है और पूरी बैंड विड्थ का यूज़ इसमें किया जाता है। ब्रॉडबैंड में पूरी बैंड विड्थ का यूज़ नहीं कर पाता है यूज़र, लेकिन इसमें पूरी बैंड विड्थ का यूज़ किया जाता है नैरो बैंड में। ठीक है, ये कुछ चीज़ें। इसके अलावा अब इसमें और आगे आपको बता देती हूँ कि मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, अभी हमने मेथड ऑफ कम्युनिकेशन देखा था, अब हम देखेंगे क्या, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन मतलब किस किस माध्यम से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ठीक है, तो जैसे अब अभी हम सोच रहे हैं, तो जैसे अभी बात कर रहे हैं तो एक तो हम बोल के कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं। ठीक है, इंसान लिख के कम्युनिकेशन कर सकता है, अगर हम लिख के किसी को दे दें तो वो भी कम्युनिकेशन है। तो इसी तरह से जब हम कंप्यूटर में बात कर रहे हैं कि मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन क्या हो सकता है, तो बेसिकली ब्रॉड कैटेगरी में देखें तो दो टाइप का ही होगा। एक तो आपका क्या होगा, वायर्ड होगा, एक वायरलेस होगा। या तो आप कोई ना कोई केबल के कनेक्शन होंगे या फिर क्या होंगे, वायरलेस होंगे। जैसे आजकल मोस्टली वायरलेस कनेक्शन चलते हैं। ठीक है, तो वायर्ड कनेक्शन में जब हम बात करेंगे तो कुछ टाइप, जैसे पहले चलता था ट्विस्टेड पेयर केबल, ये कई बार एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इन टर्म को मैं बता रही हूँ आपको। ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है, लगभग इस टाइप का ये होता है। कभी शायद हो सकता है आप लोगों ने अगर घरों में देखा भी होगा तो इस टाइप के तार एक दूसरे में इस तरह से वो ट्विस्ट रहते हैं। ठीक है, तो ट्विस्टेड पेयर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल जो होता है इसमें क्या होता है, तावे के दो तार होते हैं। कभी अगर आपने घर में नोटिस किया होगा तो आपने ज़रूर देखा होगा। ठीक है, तांबे के तार होते हैं जिन पे प्लास्टिक की या टेफ्लॉन की परत चढ़ी रहती है। ठीक है, और वो एक दूसरे में इस तरह से घूमे रहते हैं, तो वो क्या होता है, आपका ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, वो भी ट्रांसमिशन के लिए यूज़ किया जाता था। फिर है आपका नेक्स्ट कोएक्सियल केबल। ठीक, कोएक्सियल केबल। इसके बाद आई आपकी कोएक्सियल केबल। तो कोएक्सियल केबल जो है, अगर आपने वो देखा है तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। टीवी की केबल देखी होगी, अगर आपने टेलीविज़न जो आपके घर में होगा उसकी अगर केबल देखी होगी तो उसमें जो यूज़ होता है वो होता है आपका क्या, कोएक्सियल केबल। अगर कभी आपने देखा होगा डिश जब लगाते हैं तो उसमें इस तरह से होता है, एक अंदर एक छोटा सा तार होता है, फिर उसके ऊपर एक राउंडेड इस तरह से उसमें आपने देखा होगा वायर लगा रहता है, सिल्वर से कलर का कुछ वायर लगा रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक और उसमें परत होती है और उसके बाद फिर एक और परत होती है प्लास्टिक की, सिलिका की, मतलब कोई ना कोई कुचालक की परत होती है। ठीक, तो इस तरह से वो होता है, वो क्या है आपका कोएक्सियल केबल होता है, जिसमें सबसे अंदर जो मेन वायर है वो क्या होता है, सबसे अंदर होता है। ठीक है, जो एक कोई सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक, और ये क्या होता है, तार इसमें लगा रहता है, इसको शील्ड भी बोलते हैं, इसके बचाव के लिए लगा रहता है एक्चुअली में। ठीक, और इसका उपयोग जो है बेसिकली टीवी केबल के रूप में इसका किया जाता है। इसके बाद है आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या होता है, तो ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है इसको हम कहते हैं, इसमें अब इसको एग्ज़ाम्पल कौन सा लूँ, एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं एलईडी, इसमें एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं। क्या होता है मैं बता देती हूँ आपको कि ये एक बहुत ही पतला सा कांच का बना हुआ होता है, कांच का या फिर सिलिका का बना हुआ होता है। ठीक है, जिसमें जो है वो लाइट सिग्नल्स का यूज़ किया जाता है। एलईडी जो है लाइट सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करती है इसमें, और जो अब लाइट सिग्नल तो ट्रांसफ़र हुए, लेकिन जब हमें जहाँ भी उसको यूज़ करना है तो वहाँ लाइट सिग्नल तो नहीं यूज़ होंगे, तो वापस से इसको कन्वर्ट करने के लिए फोटो डायोड्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, मतलब एक तरह से हम एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए टीवी चल रही है, ठीक है, तो लाइट सिग्नल से अगर उनको
हमारे पास जो सिग्नल आ रहे हैं तो वो लाइट सिग्नल के माध्यम से अगर आए तो वो क्या हो जाएगा आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल हो जाएगी। ठीक है, ये जो है ऑप्टिकल फाइबर केबल वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करता है। जो उसका सिद्धांत है उस पर काम करता है। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल किस सिद्धांत पर काम करता है, तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, इसके बाद है आपका कुछ और बोल सकते हैं, जैसे हम बात करें आपका अब वायरलेस की बात करें, रेडियो सिग्नल्स की बात करें, मतलब जिसमें डायरेक्ट कोई केबल कनेक्ट नहीं कर रहे हैं हम, कोई वायर कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। एक बहुत बेसिक्स का एग्जांपल हम ले सकते हैं कि टीवी का रिमोट, आप दूर बैठ के चैनल चेंज कर रहे हैं, कोई उसमें ऐसा तो है नहीं है कि कोई तार लगा हुआ है उसके माध्यम से हो रहा है, तो वो क्या है आपका, इसको बोलते हैं हम रेडियो सिग्नल्स के माध्यम से, वायरलेस डिवाइसेस हैं। ठीक, तो इस टाइप से भी हम क्या कर सकते हैं, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है, जो किसके थ्रू होता है आपका, रेडियो सिग्नल्स के माध्यम से होता है, या सैटेलाइट्स सबने सुना होगा। सैटेलाइट मतलब उपग्रह। ठीक है, कई सारे उपग्रह भेजे जाते हैं वहाँ आपके, जो पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिए जाते हैं, जिनसे संचार स्थापित किया जाता है। तो बेसिकली जो संचार के लिए जो सैटेलाइट यूज़ किए जाते हैं वो जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट्स होते हैं। ठीक है, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट जो मोस्टली पृथ्वी की कक्षा में 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, तो वो कैसे काम करते हैं, सैटेलाइट्स जब पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो गई, यहाँ से जब कोई सिग्नल उनको मिलता है तो वो उसको क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं और वापस से आप तक जो भी सूचनाएं हैं वो पहुँचाते हैं। कई सारे टाइप के सैटेलाइट होते हैं, जैसे आपका एक ही कम्युनिकेशन वाला सैटेलाइट हमने बताया, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट हो गया। कुछ सैटेलाइट्स होते हैं जो आपका लगातार रेगुलेटिंग के लिए यूज़ होते हैं, जैसे वेदर फॉरकास्टिंग के लिए कोई भेजा सैटेलाइट, तो वो सैटेलाइट क्या करता है, हमेशा मौसम की जानकारी इकट्ठी करके और भेजता रहता है। जो भी उसके सेंटर्स बनाए जाते हैं उन पर्टिकुलर सेंटर से जहाँ से वो सैटेलाइट कनेक्ट है कंप्यूटर्स के माध्यम से, वहाँ पर सिग्नल भेजे जाते हैं। इसके अलावा कुछ और भी होते हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा बाढ़ आई कहीं पर, तो उसका एक सर्वे हो रहा है कि कितना नुकसान हुआ, तो वो भी सैटेलाइट के माध्यम से आजकल किया जाता है। ठीक है, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। या सैटेलाइट इमेज से ये पता चल जाता है कि जैसे आजकल आप लोगों ने अगर देखा होगा कि लद्दाख में चीन ने बंकर बना लिए, ऐसा हो गया, सैटेलाइट इमेज से वो कहीं ना कहीं उसको कनेक्ट करके देखते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स आप कनेक्ट उससे कर सकते हैं। अब जब हम वायरलेस की बात करेंगे तो फिर इसमें इसके आगे हम इंटरनेट की भी बात करेंगे। अभी थोड़ा सा ड्रॉप करते हैं, लेकिन आगे हम इसमें इंटरनेट की बात भी करेंगे। इसके अलावा कुछ होते हैं माइक्रोवेव्स होते हैं। ठीक है, जैसे रेडियो वेव्स होते हैं, इसी तरह से माइक्रोवेव्स होते हैं। तो माइक्रोवेव कौन से वेव हो जाएंगे, तो उच्च आवृत्ति वाले विद्युत चुंबकीय तरंग, जिसमें क्या होता है 2 to 40 गीगाहर्ट्ज़ तक के आपके आवृत्ति इनकी होती है माइक्रोवेव्स की। इनका संप्रेषण जब किया जाता है तो वो क्या हो जाएंगे, माइक्रोवेव हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद कुछ चीज़ें और हम आपको बता देते हैं। तो वो है आपका पहली हम बात करते हैं इसमें, जब हमने संचार उपग्रह की बात करी है तो इसमें कुछ और भी चीज़ें, जैसे माइक्रोवेव मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा एक टर्म और इसमें मैं जोड़ना चाहूँगी, वो है आपका मॉड्यूलेशन। एक दिन और मैंने आपको बताया था, ये शब्द यूज़ किया था, मतलब जब मॉडर्न बताया था कि मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन कि उसका फुल फॉर्म में जब आता है, तो मॉड्यूलेशन क्या है, तो मॉड्यूलेशन जो है वो क्या होते हैं, जो कंप्यूटर से जो भी सिग्नल हमें मिल रहे हैं वो कैसे होते हैं, वो डिजिटल होते हैं। ये मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि जो भी कंप्यूटर से हमें मिल रहा है वो क्या है, डिजिटल है, और जो हम दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं क्या है आपका, आप अगर जनरल टर्म में इनको बात करें तो वो इसके बाद हम देखेंगे नेटवर्क टोपोलॉजीज़। अभी जब नेटवर्क बता रही थी तब मैंने बताया था कि नेटवर्क में कंप्यूटर्स को जोड़ने का जो तरीका है वो क्या हो जाएगा आपका, टोपोलॉजी। मतलब कंप्यूटर को नेटवर्क में कैसे जोड़ेंगे, उस तरीक़ों को क्या बोलेंगे हम, नेटवर्क टोपोलॉजी बोलेंगे।
ठीक है। तो कुछ टाइप होते हैं टोपोलॉजी के जिस टाइप से हम कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे आपका होता है स्टार टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, एक केंद्रीय होस्ट या हब होता है, ठीक है। एक केंद्रीय क्या होता है, हब होता है, हब वर्ड यहाँ यूज़ करेंगे। एक केंद्रीय हब होता है जिससे सारे आपके टर्मिनल्स या नोड कनेक्ट होते हैं, सारे कंप्यूटर्स जिससे कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। जो क्या करता है, इन सबको कंट्रोल करने का काम करता है। ये आपका एक अच्छा टोपोलॉजी होता है जो नेटवर्क में कई जगह काम आता है। लेकिन इसका कुछ नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है कि अगर मान लो आपका हब ख़राब हो गया तो पूरी आपका नेटवर्क ही आपका फिनिश हो जाता है, क्योंकि अगर हब ख़राब है तो फिर कोई भी नेटवर्क में आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सब जो कम्युनिकेट कर रहे हैं वो किसके थ्रू कर रहे हैं, हब से। मतलब अगर ये इसको सिग्नल भेजना चाहता है कुछ तो वो हब को भेजेगा, हब इसको भेज देगा, या इसको तो ये हब को, ये हब इसको भेज देगा, ठीक है। तो इस तरह से स्टार टोपोलॉजी के अगर आपका क्या है कि लाभ है तो नुकसान भी है। लाभ क्या हो सकता है कि मान लीजिए आपका ये वाला नोड ख़राब है तो बाकी नेटवर्क में फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ ये वाला नोड सिग्नल भेज नहीं पाएगा और सिग्नल ले नहीं पाएगा। लेकिन वहीं नुकसान कहाँ पर है कि अगर हब ही ख़राब हो गया तो वो क्या है, आपका नुकसान हो जाता है, ठीक है। फिर है आपका नेक्स्ट बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी में क्या होता है, बस टोपोलॉजी में एक आपकी क्या होती है, ट्रांसमिशन लाइन होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बस बोल सकते हैं, जिसपे सारे नोड आपके क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, ठीक है। सारे नोड इस पर कनेक्ट होते हैं और इस बस के माध्यम से आपका क्या करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं। तो इस तरह से भी ये क्या होती है कि इसके क्या लाभ होते हैं। तो इसके जो लाभ होते हैं, सबसे पहली तो ये है कि इसमें कम केबल की आवश्यकता होती है। एक आपकी केबल है जिस पे सारे कनेक्ट हो जाते हैं। दूसरा, तो इससे क्या होगा, खर्च कम होगा, ठीक। दूसरा क्या होता है, किसी एक कंप्यूटर के ख़राब होने से नेटवर्क प्रभावित नहीं होगा। वही चीज़ अगर ये ख़राब है तो पर्टिकुलर यही ख़राब है, उससे बाकी को क्या होगा, फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसके साथ साथ अगर मान लो आपको इसमें नेटवर्क में एक नया कंप्यूटर जोड़ना है तो आप ट्रांसमिशन लाइन को बढ़ा के उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अलग से कोई आपको नेटवर्क स्थापित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है आपका रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक रिंग के फॉर्म में सारे कंप्यूटर्स आपके क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। किस तरह से, जैसे मान लीजिए, लेकिन इसमें एक इसका ड्रॉबैक होता है कि जैसे मान लो ये कंप्यूटर इससे कनेक्ट है, ठीक है, पर ये आपको इसको सिग्नल नहीं भेज पा रहा है, इसको नहीं, पहले ही अगर ए को सी को भेजना है तो बी को फिर सी को भेजेगा, ठीक है। तो इस तरह से रिंग में आपके क्या होते हैं, ये कनेक्ट होते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है, हर नोड के साथ में रिपीटर लगा रहता है। हर नोड के साथ में क्या लगे रहते हैं, इसमें रिपीटर्स लगे रहते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी कि रिपीटर क्या होता है, स्विच क्या होता है, आपका ब्रिज क्या होता है, ठीक है। ये कई सारी चीज़ें होती हैं जो आपके नेटवर्क में यूज़ होती हैं। ये सब डिवाइसेस हैं जो यूज़ होती हैं, ठीक है। तो इसमें हर नोड के साथ में क्या लगा रहता है, रिपीटर लगा रहता है। इसका लाभ क्या है, इसमें ये लाभ है कि कोई केंद्रीय कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं है, जैसे उसमें था या इसमें एक अलग से लाइन थी, इसमें ऐसा नहीं है, सारे कंप्यूटर रिंग के फॉर्म में कनेक्ट हो गए, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ हानि भी है, जैसे मान लीजिए आपका ये नोड ख़राब हो गया, पूरा रिंग ख़राब है, पूरा टोपोलॉजी ख़राब है, क्योंकि आगे ट्रांसमिशन हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये इसका नुकसान है। दूसरा है आपका मैश टोपोलॉजी। तो मैश जैसे शब्द से ही कि बहुत मैशी हो गया, तो वही है, सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं। ये जैसे है तो ये इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, ठीक है। हर कंप्यूटर हर दूसरे कंप्यूटर से क्या होता है, कनेक्ट होता है। तो इसके क्या नुकसान है, बहुत ज़्यादा मैश, मतलब बहुत नेटवर्क लाइन्स इसमें रहती हैं, इससे भी कनेक्ट हो रहा है, इससे भी कनेक्ट हो रहा है। अगर और नोड होते तो और इसमें इस तरह से आगे बढ़ जाती लाइन, तो बहुत ज़्यादा इसमें क्या हो जाता है, मैश हो जाता है। और फ़ायदा क्या होता है वहीं कि ख़राब होने पर, जैसे मान लीजिए ये ख़राब हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट है, तो पूरे नेटवर्क पे इस पर भी कम असर पड़ता है, ठीक है। तो ये कुछ आपको क्या है, टोपोलॉजी के टाइप हैं जो हम देख सकते हैं, ठीक है। इसमें से छोटे छोटे से क्वेश्चंस बनते हैं, उनको आप देख लीजिएगा, और जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और हमारे साथ आप लगातार जुड़े रहिए, जो भी डाउट्स हैं उनको पूछते रहिए, और लगातार
जो भी पुराने वीडियोस भी आपको हम दे चुके हैं उन वीडियोस को देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं क्लास एक दूसरे से कनेक्ट होती है। जैसे पिछली क्लासेस में अगर कुछ बताया तो वो इस क्लास में भी आपके काम में आता है, इसलिए आप लोग पिछले वीडियोस को भी देख लीजिएगा। अब कुछ लास्ट क्लास में मैंने कुछ आपसे क्वेश्चंस पूछे थे, उनके आंसर्स मैं आपको बता देती हूँ, और आज भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, तो आप उनको लगातार देते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। कुछ क्वेश्चंस मैंने पूछे थे, जैसे क्वेश्चन जो थे वो आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड थे, DBMS से रिलेटेड थे। तो क्वेश्चन था कि ओरेकल क्या है। तो ओरेकल जो है वो आपका एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। एक डेटाबेस में फील्ड होती है तो जानकारी की श्रेणी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही डेटा को कई जगहों का पर सेव करना कहलाता है। आंसर इज रिडंडेंसी। कंप्यूटर एप्लीकेशन बनाने के लिए प्रयुक्त DBMS जो है उसका फुल फॉर्म डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। निम्न में से कौन डेटा को छोटे से बड़े के हिसाब में प्रदर्शित करता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से देखिएगा। इसका आंसर है सबसे पहले बिट, फिर बाइट, फिर कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डेटा और डेटाबेस। ये मैंने पूरा फ्लो चार्ट बना के आपको बताया था लास्ट वीडियो में। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरह से काम करता है। बिट क्या है, बाइट क्या है, फील्ड क्या है, रिकॉर्ड क्या है, उसमें सारा कुछ एक्सप्लेन मैंने किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटाबेस की प्राइमरी की का उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य रिकॉर्ड का यूनिक ढंग से पहचान करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें व्यक्ति, स्थान, घटना या चीज़ जैसी सिंगल एंटिटी संबंधी जानकारी डेटाबेस में होती है। आंसर इज रिकॉर्ड। नेक्स्ट, डेटाबेस में रखा डेटा एक्यूरेट और रिलायबल है। आंसर इज डेटा इंटीग्रिटी। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है तो डेटाबेस को क्रिएट करना, मेंटेन करना, कंट्रोल करना और उसका एक्सेस उपलब्ध कराने वाला सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, कच्चे तथ्य या रॉ फैक्ट कहलाते हैं, जबकि अर्थपूर्ण डेटा बन जाता है तो वो डेटा या मतलब जो आपका रॉ फैक्ट्स हैं वो डेटा हैं, और जब वो कोई वैल्यूएबल जानकारी बन रही है तो वो आपकी सूचना हो जाती है। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा हैं। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा क्या होते हैं, जिनमें नंबर भी होते हैं और अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं। टपल क्या होता है, तो टपल टेबल की एक रो होती है। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं, डेटाबेस कहते हैं। ये आज के ये कल जो मैंने आपको क्वेश्चंस पूछे थे उनके आंसर्स हैं। आप हो सकता है हमारे साथ जुड़े होंगे, हो सकता है नहीं भी जुड़े होंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और लगातार जो भी वीडियोस आपको दिए जा रहे हैं उनको देखते रहिए और अपनी तैयारी जारी रखिए। थैंक यू। सर मेरा नाम कैलाश गोस्वामी है जी। सेकंड टाइम है मेरा। सेकंड टाइम जी। पेपर का लेवल कैसा लगा आपको? पेपर का लेवल काफ़ी ठीक था, वैसे इतना कठिन भी नहीं था लेकिन मीडियम में था। कितने अटेम्प्ट कर पाए आपको जो लगता है कि जी अटैम्प्ट तो देखिए माइनस मार्क नहीं है तो 100 to 100 किया हूँ, लेकिन मेरा 75 to 80 समथिंग सही हो रहा जी। और ये बताइए कि किस सेक्शन से आपको लगा है कि इस बार ज़्यादा क्वेश्चन? जी देखिए इस बार हिस्ट्री से भी काफ़ी क्वेश्चन रहे और MP स्पेशल के तो रहते ही हैं, और भी GS का पोर्शन ठीक ठाक रहा है। करंट के कुछ क्वेश्चन? जी करंट का कुछ ज़्यादा नहीं था, लेकिन हाँ 2-3 क्वेश्चन थे। कोविड-19 से संबंधित कुछ? जी एक ही क्वेश्चन था कोविड का। हाँ कुछ? जी एक क्वेश्चन था, कुछ ऐसे था कि कोरोना वायरस के लिए क्या सा नाम है, तो कोविड-19 था उसका आंसर, बस एक ही था। लगभग कितना कट ऑफ रह सकता है? लगभग मान लीजिए जो 70 के नियर आउट रहेगा, 72 75। प्लस जाएगा हाँ जनरल कैटेगरी का ना? हाँ यही मान लीजिए। ओके थैंक यू। जी थैंक